हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट और मार्केट स्ट्रक्चर पर एक डिटेल वीडियो में पहले बना चुका हूं, लेकिन मैं एक शॉर्ट वीडियो दोबारा बना रहा हूं जिसमें सिर्फ हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है और ये क्यों स्ट्रक्चर को बनाया गया और इसके अंदर क्या क्या मार्केट अलग अलग आ जाती हैं। अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें कि ये है क्या, तो सिंपल शब्दों में आप कहिए हाउ डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एंड डिफरेंशिएटेड। किस तरह से अलग अलग इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई करते हैं कि ये प्रोडक्ट बनाती है, ये ह्यूज क्वांटिटी में बनाती है, ये थोड़ा सा बनाती है, ये कैसे अलग अलग, और किस तरह से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि प्रोडक्ट उनका बिल्कुल सेम है, होमोजीनियस है, डिफरेंशिएटेड है, थोड़ा अलग है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये कैटेगरीज हमने लेकर स्ट्रक्चर को बनाया है और इंडस्ट्रीज को हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस और डिफरेंट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के अंदर रखा है। ये जो बेस करता है, ये पूरा आपने एक क्लासिफिकेशन जो हमने एक बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है, ये देखता है कि हमारे जो मार्केट में कंपटीशन है वो किस डिग्री का है और क्या नेचर है उस कंपटीशन। गुड्स एंड सर्विसेज जब हम बेच रहे हैं, बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका क्या नेचर है और किस डिग्री पर कौन, यानी कितना मार्केट कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर फर्म के पास है और कौन बस थोड़ा सा बनाकर ही मार्केट में शेयर ले रही है। कुछ इसी तरह के फैक्टर जिन पर ये क्लासिफिकेशन बेस करता है, उसमें थोड़े से हम डिस्कस करें। जैसे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मैं टाइम सेव करने के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप जब इसको लिखें तो पूरा लिख लीजिएगा। मार्केट में बायर सेलर्स कितने हैं? एक भी होता है, अनलिमिटेड होते हैं, बहुत होते हैं, अलग अलग है। एबिलिटी टू नेगोशिएट, एबिलिटी टू नेगोशिएट। मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर के पास या हमारे कंज्यूमर के पास कितनी पावर है, कितनी एबिलिटी है नेगोशिएट करने की। डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन। मार्केट कितने लोगों में कंसंट्रेट की हुई है? बहुत सारी फर्म्स हैं, एक दो फर्म है, अनलिमिटेड फर्म है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना डिफरेंशिएटेड है? एक फर्म जो बना रही है, क्या दूसरी फर्म सेम बना रही है, या सेम प्रोडक्ट है लेकिन कुछ क्वालिटीज में अलग है या बिल्कुल अलग है, ठीक है। और आखिरी बात हो जाती है ईज और डिफिकल्टी ऑफ एंटरिंग एंड एग्जिटिंग मार्केट। एंट्री एंड एग्जिट लिख देते हैं हम शॉर्ट में, एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी फर्म इंडस्ट्री के अंदर क्या आसानी से इंटर कर सकती है, क्या आसानी से इंडस्ट्री को छोड़ सकती है, ये सारे कुछ पॉइंट हैं जिसके ऊपर हम मार्केट को डिफरेंशिएट करते हैं। और इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर को आसानी से समझने के लिए हमें मार्केट प्लेयर्स के फीचर्स को क्लोजली एग्जामिन करना पड़ेगा। वो मार्केट के फीचर्स कौन कौन से हैं वो मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि इंडस्ट्रीज में बायर्स का क्या स्ट्रक्चर है, कस्टमर्स का टर्नओवर क्या है, कहां तक प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है और कंज्यूमर उसको प्रीफर करते हैं, नेचर एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, नेचर ऑफ कॉस्ट ऑफ इनपुट्स क्या है, कितने प्लेयर हैं मार्केट के अंदर, और वर्टिकल इंटीग्रेशन एक ही इंडस्ट्री में कहां तक जा रहा है। और जाहिर सी बात है, आप ये मान के चलिए जो लार्जेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट का बड़े से बड़ा शेयर ले लेते हैं। ये सारी चीजें प्लेयर्स हैं जो अपने आप को इन सारे पॉइंट्स पर रख के मार्केट में कॉम्पीट करते हैं। और इन्हीं फीचर्स को, ये जो फीचर मैंने अब बताए, इन्हीं फीचर्स को देखते हुए इकोनॉमिक्स ने 4 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर बनाया है। यानी ब्रॉडली स्पीकिंग कहिए तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर बने हैं। वो हम सब जानते हैं। पहला हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उसके बाद होता है ओलिगोपोली, और उसके बाद मोनोपोली।
ठीक है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके इन चारों को समझेंगे कि ये क्या है और क्यों अलग किया गया है और क्या वेरिएंट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके ऊपर इन सारी मार्केट्स को अलग अलग किया गया है। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केट पूरी की पूरी डिपेंड करती है सप्लाई और डिमांड के ऊपर, यानी इस प्रोडक्ट की सप्लाई और प्रोडक्ट की डिमांड ही डिटरमिन करती है कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है और क्या प्राइस सेट करने हैं। इसमें प्लेयर्स का कोई रोल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्लेयर बहुत ज्यादा होते हैं। इसके फीचर देखिए, अगर हम फीचर की बात करें तो उससे हमारी समझ में आएगी कि ये क्या है। सबसे पहले हम इसके अंदर कहते हैं मैनी बायर्स एंड सेलर, लार्ज नंबर कहिए आप, मैनी बायर्स एंड सेलर्स। बायर एंड सेलर्स बहुत होते हैं, बहुत, हर आदमी, यानी आप ले लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, वेजिटेबल मार्केट, कितने सारे लोग हैं जो वेजिटेबल्स बेच रहे हैं। अच्छा, आलू के प्राइस हम सबको पता होते हैं, प्याज के प्राइस हम सबको पता होते हैं। प्याज की मार्केट ले लीजिए, अगर हम कहने सिर्फ सब मार्केट ऑफ अनियन, तो यानी सारे प्याज के सेलर्स जो प्याज बेच रहे हैं उनका प्रोडक्ट होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट सबके सब बेच रहे हैं। कोई भी आदमी चाहे कि साहब मुझे प्याज बेचना है तो वो बेच सकता है, और कोई भी आदमी सोचे कि साहब मुझे प्याज अब का काम अब नहीं करना है, तो यानी फ्री एंट्री और एग्जिट होता है इसके अंदर, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी आदमी मार्केट के अंदर जा सकता है, कोई भी निकल सकता है। जैसे मैंने बताया प्याज के रेट है, आपको सब जगह पता होंगे प्याज आजकल इस भाव चल रही है, तो परफेक्ट नॉलेज होती है, परफेक्ट नॉलेज, मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है, कितनी प्याज है मार्केट में, कहां कहां इंपोर्ट, सबको सारी चीजें पता होती हैं। और जो हमारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब कुछ शहर के लोग गांव में जाके खेती करते हैं, कम होता है, लेकिन शहर के लोग गांव में आके बेचने लगते हैं। तो हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मोबिलिटी है, मोबिलिटी इन दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो एक आदमी, सपोज कर लीजिए मार्केट के अंदर प्राइस के रेट, अनियन के रेट सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल 50 रुपए चल रहे हैं, ठीक है। अब सबको पता है 50 रुपए चल रहे हैं, एक आदमी ने आकर 70 रुपए किलो बेचना शुरू कर दिया, तो वो बेच पाएगा? नहीं। इसलिए जो मार्केट का प्राइस चल रहे हैं उसी पर उसको बेचना होगा। तो प्राइस टेकर होते हैं ये लोग, प्राइस टेकर, ये प्राइस बना नहीं सकते, जो मार्केट का प्रिवेलिंग प्राइस होता है वही लेकर चलते हैं। तीसरी चीज, अगर 50 रुपए है तो आपको पता है जिस दुकान पर जाएंगे आप कहेंगे भैया 50 रुपए किलो मिल रही है, तो यूनिफॉर्म प्राइस होते हैं, यूनिफॉर्म प्राइस। जब भी आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में लिखना हो तो आप मान के चलिए कि कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लीजिए और उस प्रोडक्ट के सारे प्रोड्यूसर को दिमाग में रख लीजिए, सेलर्स को दिमाग में रख लीजिए, तो परफेक्ट कंपटीशन बन जाती है। जब इतने सारे लोग हैं तो मार्केट पर क्या असर डाल सकते हैं? मार्केट पर असर नहीं डालते हैं। जो मार्केट के प्रिवेलिंग प्राइस है वही उसी पर चलते हैं, और वो प्राइस डिटरमिन होते हैं मार्केट की सप्लाई और डिमांड के जरिए, और जाहिर है क्वांटिटी भी, ठीक है। अगली आ जाती है हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये अपने आप में दो चीजें हैं। मोनोपोलिस्ट है यहां पर एक, यानी एक तो मोनोपोलिस्ट है, ठीक है, और प्लस कंपटीशन है। इसको दोनों को मिलाकर बना लिया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यानी इस मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर के पास थोड़ी सी मोनोपोली होती है और कंपटीशन भी होता है मार्केट के अंदर। इस बात को आप ध्यान रखिए, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। मोनोपोली भी है और मार्केट के अंदर
कंपटीशन भी है। और ये थोड़ी रियलिस्टिक मार्केट दिखती है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ऐसा मार्केट में होता है। यहां भी बायर सेलर्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर होते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो होता है वो होमोजीनियस ना होके डिफरेंशिएटेड होता है। अब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का क्या मतलब है? होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड में फर्क यह है कि होमोजीनियस बिल्कुल सेम, सारे लोग सिर्फ प्याज ही बेच रहे हैं, अनियन ही बेच रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा होमोजीनियस। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है जैसे टूथपेस्ट मार्केट। अब टूथपेस्ट आपको कितने मिल जाते हैं? फोर्स हैंस, सिबा का, बिना का, प्रॉमिस, हाँ, और बहुत सारे हैं, नीम। तो ये सब जो है सारे किस काम आते हैं? सबसे हम अपने दांत को क्लीन करते हैं, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग हैं। कोई कहता है हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, दूसरी कंपनी कह रही है हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, किसी में स्मेल अलग है, किसी के कलर अलग है, किसी की पैकिंग अलग है, ठीक है। तो ये सारे जब प्रोडक्ट अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग पैरामीटर्स के अंदर मार्केट में आते हैं तो वो कहलाते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, और ये हमारी इम्परफेक्ट मार्केट होती है। इसके अंदर परफेक्ट नहीं होती। देखिए याद रखिएगा, परफेक्ट मार्केट में हमारा डिमांड कब जो होता है ये होता है, ये हमारा AR भी होता है और MR भी होता है, प्राइस भी यही होते हैं। लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर ये हमारा AR होता है और ये MR डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, परफेक्ट और इम्परफेक्ट में यही फर्क है। एक परफेक्ट मार्केट है, बाकी जितनी मार्केट होती है वो सब की सब इम्परफेक्ट मार्केट हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स भी देखें तो हमारी समझ में आएगा कि ये क्या है। फीचर्स, पहला फीचर जो हमारा उसके अंदर था कि इसके अंदर भी जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो लार्ज नंबर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट इसमें भी फ्री है, एंट्री एंड एग्जिट फ्री, क्लियर। प्रोडक्ट जो होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लिख लें, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अंदर अब देखिए टूथपेस्ट मार्केट की अगर आप बात करें तो टूथपेस्ट मार्केट के कितने एड्स आते हैं। हर फर्म कह रही है मेरा प्रोडक्ट, चाहे टीवी पे देखिए, इंटरनेट पे देखिए, यूट्यूब पे, हर जगह देखिए आप एड्स आ रहे होते हैं, यानी सेलिंग कॉस्ट होती है इसके अंदर, सेलिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। यानी सेल करने के लिए उनको अपनी कॉस्ट लगानी पड़ती है और परफेक्ट नॉलेज की थोड़ी सी कमी होती है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कौन सा सही है, तो लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज होता है इसके अंदर, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इसके अंदर लेस मोबाइल होते हैं, आपने हर जगह काम होते हुए इनको नहीं देखा होगा, एक कहीं कहीं है कंपनीज हैं, चंद कंपनीज हैं वही उसको प्रोड्यूस कर रही है, तो लेस मोबिलिटी होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, लेस मोबिलिटी इन दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और जो इसकी डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, मोर इलास्टिक डिमांड होती है इसमें, इसका जो कर्व होता है जैसे मैंने बताया इस तरह से होता है, ठीक है। तो जो इसकी डिमांड कर्व है AR/MR जिसको हम कहते हैं ये इलास्टिक होता है, ठीक है। इस मार्केट के अंदर ये लोग क्वालिटी, स्मेल, पैकिंग, इन सब पर कंपटीशन करते हैं, ज्यादा प्राइस पर कंपटीशन नहीं होता, तो नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, ये नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, वो मैंने पहले ही लिख के बता दिया है कि इसका जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, जिसके अंदर मोनोपोली भी होती है। कि अब ये मोनोपोलिस्ट कंपटीशन क्यों है? देखिए छोटी मोनोपोली, अगर मैं एक नया टूथपेस्ट अभी लाऊंगा, बहुत अच्छा एक लॉन्च करूंगा, यानी कि वो सेंसिटिव करके एक आता है ना, वो जब मैं लेके आया तो उसमें मेरी थोड़ी सी मोनोपोली है, कुछ दिन तक मैंने, कुछ टाइम तक, 1 साल तक उसको बेचा, मेरी मोनोपोली रही। लेकिन इस बीच लॉन्ग टर्म के अंदर लोगों ने, दूसरी कंपनीज ने सेम बनाना शुरू कर दिया, तो मेरा
प्रॉफिट कम होने लगता है और फिर मैं कंपटीशन में आ जाता हूं। ठीक है, तो ये लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन के अंदर प्रॉब्लम होती है। शॉर्ट रन में ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले लेते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेते हैं, मोनोपोली बन जाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर फिर कंपटीशन बढ़ जाता है, वो प्रोडक्ट दूसरे लोग बनाने लगते हैं और मार्केट के अंदर फिर कंपटीशन शुरू हो जाता है। चलिए अब तीसरी मार्केट की बात करते हैं, ओलिगोपोली। ये कौन सी मार्केट होती है? देखिए सारी मार्केटें आपने पढ़ रखी हैं, बट ये मार्केट क्या है? कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कंपनीज। थोड़ी कंपनी होती है लेकिन बहुत बड़ी कंपनी होती है। दे आर सेलिंग डिफरेंशिएटेड और आइडेंटिकल प्रोडक्ट। कार मार्केट आप ले लीजिए, कार, कितने लोग कार बना रहे हैं? थोड़ी सी हैं, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। डिफरेंशिएटेड भी है, कुछ क्वालिटीज में अलग अलग है, कुछ कंपनीज दो कार सेम भी बना रही है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास प्लेयर बहुत कम होते हैं, फ्यू प्लेयर्स होते हैं, फ्यू फर्म्स होती हैं, तो सारी फर्म्स अपनी स्ट्रेटेजी को बनाकर चलती हैं और हर फर्म की स्ट्रेटेजी दूसरी फर्म की स्ट्रेटेजी पर असर डालती है और कहिए बल्कि डिपेंड करती है। मारुति सुजुकी ने मान लीजिए एक बहुत सस्ती कोई कार बना दी, अब जो हमारी शेवरले है, टाटा है, ये सब है, ये देखेंगे कि साहब इसका एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है, तो वो भी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे और एक सस्ती कार बनाएंगे। ये एक सिस्टम चलता रहता है। इसका भी फीचर देखते हैं तो ये पूरी तरह हमारी समझ में आ जाएगी। ओलिगोपोली बहुत तरह की होती है, अलग अलग, इसको हम थोड़ा थोड़ा आइडिया सारी का हम ले लेंगे इसमें। सबसे पहली बात, फ्यू फर्म्स। जैसे मैंने कहा कार की कंपनीज है, कार की कंपनीज को आप अपनी उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि फ्यू फर्म्स है तो यहां पर बैरियर्स होता है एंट्री में, बैरियर्स टू एंट्री, और जाहिर है एक बार आ जाती है तो एग्जिट भी बहुत आसानी से नहीं होता। और यहां भी जो कंपटीशन होता है वो प्राइस में नहीं होता है, मेरी सस्ती मेरी अच्छी, क्वालिटी के अंदर होता है, फैसिलिटीज के अंदर होता है। ठीक है, कितनी पुख्ता है, कितनी सख्त कार है, कितनी दूर तक चल सकती है, क्या कर रही है, तो नॉन प्राइस कंपटीशन होता है इसके अंदर भी, नॉन प्राइस कंपटीशन। ठीक है, सारी फर्म जैसे मैंने कहा उनकी स्ट्रेटेजी एक से दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, तो इस मार्केट के अंदर इंटरडिपेंडेंसी होती है, इंटरडिपेंडेंसी होती है। सारी फर्म, कभी कभी ऐसा होता है सब फर्म मिल जाती हैं, मिलकर एक कार्टेल या ग्रुप बना लेती हैं। ठीक है, एक तरफ जो फर्म जाएगी सारी फर्म उधर ही चलना शुरू करती हैं, तो ग्रुप बिहेवियर होता है इनके अंदर, ग्रुप बिहेवियर होता है इन लोगों के अंदर। तीसरी बात, छठी बात, सेलिंग कॉस्ट होती है। एडवर्टाइजिंग वगैरह ये लोग बहुत करते हैं, हर कार को देखिए, कार अपनी कंपनी का अपने एडवर्टाइज करती है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी या प्राइसिंग बिहेवियर का कोई यूनिक पैटर्न नहीं होता कि साहब एक सिस्टम चल रहा है, सारे लोग इसी प्राइस पर बेच रहे हैं, सबके अलग अलग होते हैं और वो डिपेंड करते हैं कि हम क्या फैसिलिटी, उस फर्म से मेरी कार में ये ज्यादा है तो मैं थोड़ा ज्यादा ले लूंगा। तो एक यूनिक पैटर्न जो होता है प्राइसिंग का वो नहीं होता। नो यूनिक पैटर्न ऑफ प्राइसिंग फैक्टर, नो यूनिक पैटर्न ऑफ प्राइसिंग फैक्टर। ठीक है, कोई प्राइसिंग फैक्टर का यूनिक पैटर्न लेकर नहीं चलते हैं। तीसरी बात, इनडिटरमिनेटनेस ऑफ डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व है वो डिटरमिन नहीं होता बहुत आसानी से, इनडिटरमिनेटनेस ऑफ डिमांड कर्व कहलाता है। मैं लिख दूं, जो डिमांड कर्व है वो हर फर्म का सेम डिटरमिन नहीं होता है, अलग अलग चले जाते हैं, किसी फर्म्स की डिमांड बढ़ती है, किसी की घटती है। तो ये एक मार्केट तो होती है लेकिन
जहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है वहां इनडिटरमिनेटनेस डिमांड की आ जाती है। ठीक है, जब ये फर्म म्यूचुअली कॉम्पीट करती हैं, यानी एक साथ मिल गई, म्यूचुअली कह लीजिए इसको हम, जब ये म्यूचुअली कॉम्पीट करती हैं तो ये ग्रुप बना लेती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं कि हम सब मिलकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं कि सारे लोग ये वाली कार बनाइए, सबने बनाइए, ठीक है, तुम इतना प्रोडक्ट बनाओ, तुम इतना बनाओ, तुम इतना बनाओ, और हम सारे के सारे हाई प्राइसेस पर बेचेंगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लोगों को मिलता है, और ये सारे लोग नाश इक्विलिब्रियम को फॉलो करते हैं, अवॉइडिंग प्रिजनर्स डायलेमा। अब ये नाश इक्विलिब्रियम क्या है, प्रिजनर्स डायलेमा क्या है, इस पर मैं डिटेल वीडियो पहले डाल चुका हूं, जाके उसको वहां जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं जिसमें कि ये लोग एक म्यूचुअली यानी कार्टेल बना लेते हैं, उस पर जाने के बाद ये सारी की सारी इंडस्ट्री एज ए मोनोपोलिस्ट एक्ट करती है, सारे के सारे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें फ्यू फर्म्स कहा गया, बाकी सारी चीजें सेम है ओलिगोपोली के अंदर, लेकिन ऐसा भी होता है कि साहब कहीं कहीं पर 2 ही फर्म्स होती हैं। अगर मान लीजिए 2 फर्म्स हैं ओनली, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी ड्यूपोली। बाकी सेम है, मान ली 2 ही फर्म्स हैं मार्केट के अंदर, तो ये ड्यूपोली हो गई। बल्कि हम एक काम करते हैं, इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी आती हैं। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, कितनी तरह की ओलिगोपोली होती हैं? ओलिगोपोली बहुत सारी होती हैं, कुछ हम यहां पर करें। जैसे एक होती है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट, या इसको हम लोग प्योर और डिफरेंशिएटेड भी कहते हैं। परफेक्ट जब प्रोडक्ट होमोजीनियस हो, सारी फर्म्स सेम प्रोडक्ट बना रही है तो परफेक्ट मोनोपोली हो जाएगी, और जब सारी फर्म डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रही हैं तो ये इम्परफेक्ट या डिफरेंशिएटेड मोनोपोली, वो ओलिगोपोली हो जाती है। होमोजीनियस प्रोडक्ट आप देखिए, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, सारे लोग एल्यूमिनियम, सारी इंडस्ट्री जो एल्यूमिनियम बना रही है वो एल्यूमिनियम ही बना रही है। डिफरेंशिएटेड में लाइए टैल्कम पाउडर होता है, सेम प्रोडक्ट ये अलग अलग कंपनीज बना रही हैं। दूसरा होता है ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज ओलिगोपोली, है ना। वो ओलिगोपोली जहां न्यू फर्म्स एंटर करके एग्जिस्टिंग फर्म से कॉम्पीट कर सकती हैं, ओपन, और वो ओलिगोपोली जो रेस्ट्रिक्टेड होती है, जहां एंटर नहीं कर सकती दूसरी फर्म, वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से आती है कोल्यूसिव एंड कॉम्पिटिटिव, कोल्यूसिव एंड कॉम्पिटिटिव। कोल्यूसिव सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस एंड आउटपुट। प्राइस एंड आउटपुट सब आपस में आपस में मीटिंग करके डिसाइड करते हैं कौन कितना आउटपुट बनाए, आउटपुट हो, किसका कितना आउटपुट होगा, कौन कितना प्रोड्यूस करेगा और क्या प्राइस रखना है। कॉम्पिटिटिव के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉम्पिटिशन होता है, मेरा अच्छा, मेरा सस्ता, मेरा महंगा, क्या जो भी कॉम्पिटिशन चलता है वो होता है। एक होता है पार्शियल एंड फुल, पार्शियल एंड फुल। पार्शियल कौन सी होती है? जब वन लार्ज फर्म डोमिनेट्स द इंडस्ट्री, यानी एक लार्ज फर्म होती है जो पूरी, सपोज कर लीजिए 5 फर्म है किसी इंडस्ट्री के अंदर, एक फर्म सबसे बड़ी है, उसका मार्केट शेयर इतना ज्यादा है कि वो पूरी मार्केट को कंट्रोल कर लेती है। उसने अगर प्राइस अपने घटाए तो सब घटा लेती है, उसने प्राइस बढ़ाए तो सब बढ़ा लेते हैं, तो वो पार्शियल कहलाती है। लेकिन फुल वो होती है जहां पर कोई प्राइस लीडरशिप नहीं होती, सारी फर्म्स बराबर होती हैं, सारी फर्म्स इक्वल होती हैं, सारी फर्म इक्वली कॉम्पीट कर रही होती हैं। अगला होता है सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये तो देखिए वर्ड बता रहा है, सिंडिकेटेड जो ग्रुप में आ जाता है, ठीक है, थ्रू दी सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट, यानी जितने जो लोग डिसीजन लेते हैं, सेलिंग डिसीजन होते हैं, तो एक सिचुएशन होती है, ये एक सिंडिकेट, एक ग्रुप बना लेते हैं, उसमें लेते हैं ये डिसीजन, आपस में कोई ऑर्गेनाइज नहीं होता। लेकिन
ऑर्गेनाइज के अंदर ये होता है कि ये बाकायदा एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करते हैं, एक सेंट्रल एसोसिएशन बनाई जाती है, वो एसोसिएशन फिक्स करती है कि उस प्रोडक्ट के क्या प्राइस रहेंगे, किस फर्म को कितना कोटा मिलेगा, कितना आउटपुट होगा, ये सारी चीजें वो सिंडिकेट डिसाइड करता है। ग्रुप एक ऑर्गेनाइज करता है, जो ऑर्गेनाइज सेंट्रल एसोसिएटेड ग्रुप होता है। ठीक है, अब आखिर में रह गया हमारा मोनोपोली। ये तो बड़ा आसान है, सबको पता होता है कि जहां पर एक सिंगल कंपनी जो है वो पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, यानी एक सिंगल फर्म है, सिंगल फर्म इटसेल्फ इंडस्ट्री, एक फर्म है वो पूरी इंडस्ट्री है, कोई कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर होता नहीं होता, और वो अकेली ही फर्म सारा का सारा प्रोडक्ट अपने आप बेच रही होती है, वो पूरी रिसोर्सेज पर अपनी ओनरशिप को क्लेम करती है। रिसोर्सेज हो, पेटेंट हो, कॉपीराइट्स हो, लाइसेंस हो, या आप कह लीजिए जिसका हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट बहुत ज्यादा हो, वो सारी की सारी, मतलब कुछ चीजें होती हैं जैसे रेलवेज है, रेलवेज गवर्नमेंट के पास होता है, हाई इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, रिसोर्सेज हैं, उसका कोई भी पेटेंट कॉपीराइट जो कुछ भी है वो सब गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट अपने आप में एक कंप्लीट इंडस्ट्री होती है। फीचर्स देखते हैं, समझ में आ जाएगी। फीचर्स इसके क्या क्या है? सबसे पहली बात, सिंगल सेलर एंड सेवरल बायर्स। सिंगल सेलर एंड सेवरल बायर्स। एक सेलर होगा, रेलवेज के अंदर एक ओनर है, सेलर है गवर्नमेंट जो रेलवेज चला रही है, और बायर्स कितने हैं? लाखों करोड़ों आदमी रोजाना ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते हैं। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, सब्स्टिट्यूट है, एकदम क्लोज नहीं होता, इसीलिए तो उसकी मोनोपोली होती है कि ये चीज मैं अकेला देने वाला हूं। ठीक है, और जाहिर है अब रेल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो रेलवेज को प्राइवेटाइज कर दे, तो उसके अंदर कोई और फर्म आ सकती है, नहीं कर रही है तो नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फर्म अपने आप में इतनी बड़ी होती है, प्राइवेट ही सही, इतनी बड़ी होती है कि उसका इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, उसका इतना ज्यादा प्रोडक्ट होता है कि दूसरी फर्म्स कोशिश ही नहीं कर पाती इतना वहां तक उसके आने के लिए, तो वो अकेला ही पूरी मार्केट को कैप्चर करता है। तो स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं टू द एंट्री, स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू द एंट्री। अब वो एंट्री गवर्नमेंट की वजह से हो, गवर्नमेंट किसी को लाइसेंस ही नहीं दे रही है, या इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, बहुत बड़ी फर्म है, मैं अपने आप में इतना प्रोड्यूस कर रहा हूं और बहुत ही कम रेट पर बेच रहा हूं। ये प्राइस मेकर होते हैं, क्योंकि मैं अकेला हूं ना, मुझे क्या जरूरत है किसी से कुछ कंपटीशन करने की, जो प्राइस चाहूंगा वो सेट कर लूंगा और उन्हीं प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेचूंगा। कितना सप्लाई करना है, कितना नहीं करना, किस एरिया में कितना बेचना है, वो सब मेरे ऊपर है। तो कंट्रोल ओवर सप्लाई होता है, कंट्रोल ओवर सप्लाई। ठीक है, कंपटीशन तो होता ही नहीं है, लैक ऑफ कंपटीशन, मैं अकेला हूं, कंपटीशन तो है ही नहीं, मैं जो चाहूंगा वो बेचूंगा, जितना चाहूंगा उतना बेचूंगा, जिस प्राइस पर चाहूंगा उसमें बेचूंगा। देखिए मोनोपोली वैसे मैंने बता दी कि यही होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, लेकिन इसके अंदर भी अलग अलग कुछ टाइप्स आ जाते हैं कि कोई मोनोपोलिस्ट जो है वो नेचुरली मोनोपोलिस्ट हो जाता है, कोई जगह के ऊपर करता है, कोई टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसमें कुछ आइडियाज हैं, उसको हाथ के हाथ देख लीजिए ताकि ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। तो टाइप्स ऑफ मोनोपोली ले लीजिए, टाइप्स ऑफ मोनोपोली। जैसे मैंने बताया सबसे पहले नेचुरल मोनोपोली होती है, नेचुरल मोनोपोली।
नेचुरल मोनोपोली ये कब होती है? व्हेन ए सिंगल फर्म सप्लाई प्रोडक्ट टू एंटायर मार्केट एट द लोअर कॉस्ट। एक ही फर्म है और वो नेचुरली इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरी एंटायर मार्केट के अंदर सिर्फ अपना ही प्रोडक्ट, सिर्फ वही प्रोडक्ट बेच रही है, तो वो मोनोपोली नेचुरल हो जाती है। और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू हाई फिक्स्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। कभी कभी कुछ फर्म्स में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है कि हर फर्म उसको नहीं करा उस काम को कर सकती। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी इंडियन रेलवेज का, ठीक है। इसी के अंदर एक और आ जाती है जिसको कहते हैं ज्योग्राफिक मोनोपोली। ज्योग्राफिक मोनोपोली, ज्योग्राफी का अंदाजा हो रहा होगा कि ये हमारा जो एरिया से हम बात कर रहे हैं, यानी जो सोल प्रोवाइडर होता है वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर अकेला ही होता है। ये इम्प्रैक्टिकेबिलिटी होता है कंपटीशन के अंदर। होता क्या है कि आप एक मान के चलिए, जैसे हम एक एग्जांपल लें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये हमारी गवर्नमेंट की वो है जो ऑयल देती है, पेट्रोल वगैरह। अब क्योंकि ये फर्म अकेली ऐसी है जिसने गांव इंटीरियर में भी अपने पेट्रोल पंप्स खोले हुए हैं, तो इसकी ज्योग्राफिक मोनोपोली हो जाती है, क्योंकि बाकी फर्म्स जो है उन्होंने अच्छे अच्छे सिटीज में और हाईवेज पे खोल रखा है, ये हर जगह जाके खोल लेती है, तो उन जगहों पर इसकी मोनोपोली हो जाती है। टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली भी होती है, जो अपने आप वर्ड खुद बता रहा है आपको। टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली खुद बता रहा है ना अपने आप। कब होता है? जब एक्सक्लूसिव ओनरशिप होती है एक टेक्नोलॉजी, पेटेंट या मेथोडोलॉजी के किसी भी एक कंपनी के पास, यानी एक कंपनी है उसके पास एक नई और एडवांस टेक्नोलॉजी है और वो उसी एडवांस टेक्नोलॉजी पर सिर्फ अकेली बना रही है। जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा होगा एक इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन बनी थी, जिसे भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के नाम से बनाई थी। इंडिया की वो एक थी जिसके अंदर एक उसके पास सबसे पहले वो टेक्नोलॉजी आई थी और उसी ने उसको बनाया, तो उसकी उस टाइम में मोनोपोली हो गई थी। एक आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही नहीं चाह रही कि दूसरी फर्म इसके अंदर आए, है ना। गवर्नमेंट ने या तो कंट्रोल किया हुआ है मार्केट को, या गवर्नमेंट ने खुद ओन किया हुआ है उस सप्लाई को, मेजर सप्लायर प्रोडक्ट और सर्विसेज का, ठीक है। जैसे एग्जांपल लीजिए नेशनल सिक्योरिटीज, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटीज गवर्नमेंट अपने पास रखती है, बहुत सारे रीजन है, प्रोटेक्शन है कंज्यूमर का, नेशनल सिक्योरिटी है, कंट्रोल है नेचुरल रिसोर्सेज का, इस वजह से गवर्नमेंट दूसरों को देती ही नहीं है। और इसके अंदर हमारा एक एग्जांपल आ जाता है DRDO, इंडियाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मोनोपोली है। मोनोपोली क्या है? ये अपनी एक फर्म है, खुद ही के खुद अपना प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट मोनोपोली कहते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के जरिए बनाई गई है, ठीक है। तो यही एक शॉर्ट में मार्केट स्ट्रक्चर था जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया भी। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ आप ये जहन में रखिए, दिमाग में बिठा लीजिए, जब हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें, शॉर्ट कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं फ्यू वर्ड्स में, जब हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो बस सीधा 4 मार्केट अपने जहन में ले आइए। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन, ओके। दूसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। तीसरा ओलिगोपोली और चौथा मोनोपोली। बस आप इन को याद कर लीजिए। इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। इसमें फ्यू बायर्स सेलर्स होते हैं और इसमें एक सेलर होता है। इस बात को अपने जहन में रख लीजिए तो मार्केट, ये बस ये इतना काफी है पूरी मार्केट स्ट्रक्चर को लिखने के लिए। प्रोडक्ट आपको पता है किसमें क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।